हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग स्टैटिक चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। स्टैटिक चार्जेस मतलब जो चार्ज रेस्ट पर होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्लियर है। तो आइए इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं फुल ऑफ एनर्जी के साथ। तो सबसे पहला, इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखो, तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। मतलब इस पूरे चैप्टर में दो चीज़ों के बारे में हमें बात करना है। पहला तो इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो आज जो हम लोग सीखेंगे, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग इस चैप्टर का सीखेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ जो है यहाँ पर वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज जो हमारा स्टडी होने वाला है किसके बारे में होने वाला है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता क्या है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे, समझेंगे चार्ज कहाँ से आया, क्या होता है ना। चार्ज कितने टाइप के होते हैं। किसी पार्टिकल पर अगर चार्ज है ना, तो उसका मतलब क्या है, चार्ज कैसे आता है, कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कंसेप्ट है बेसिकली कहाँ से आता है? एटम से। कहाँ से आता है? एटम से। ये देखो, एटम हमारा कुछ इस तरीके से होता है ना। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में एटम के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा एटम के बारे में। तो ये हमारा एटम है, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जहाँ पर न्यूट्रॉन और क्या होता है? प्रोटॉन। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है ना। इधर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना। अगर हम इस न्यूक्लियस में जो चीज़ें हैं, क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसकी बात करें तो प्रोटॉन का अगर मैं मास पूछूं आपसे, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन, तो आप जानते हो प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहीं पर अगर हम लोग न्यूट्रॉन का मास देखें, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कितना होता है? 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। थोड़ा सा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम केजी। तो ये प्रोटॉन का मास हो गया, न्यूट्रॉन का मास हो गया और ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन का मास देखोगे ना तो यहाँ पर पावर -31 है, यहाँ पर पावर -27 है। तो इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों के मास के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका कुछ मास है। इसी तरीके से मास के जैसे ही इनका कुछ और भी प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। क्लियर है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता क्या है? तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, लाइक मास इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of electron, proton and neutron. Electron, proton and neutron. क्लियर है। जैसे हमारा मास है वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। अगर हम चार्ज की बात करें, है ना, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जानते हो कि आप लोग पढ़े हुए कितना होता है?
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, जल्दी बताओ। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है। क्या होता है ऐसा यूनिट, कूलम। न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे अगर चार्ज पूछा जाए तो कितना लिखोगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना लिखोगे, इसको मिटा देते हैं, ये होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किस पर चार्ज है, प्रोटॉन पर। अगर मैं पूछूं चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ। ये होता है 0 कूलम। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 कूलम हम चार्ज कहते हैं उसको। ये जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम लोग ई से शो करते हैं, स्मॉल ई से। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आ जाएगा, -E। प्रोटॉन पे कितना आ जाएगा, +E। समझ में आ रहा है। और एक चीज याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज ये होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कूलम जो साइंटिस्ट है, इसके बारे में मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स बना के अपलोड किया था, वो आप जाके देख सकते हो, है ना, कि कूलम कौन थे। अभी इसके बारे में वर्क जो है हम इस चैप्टर में समझेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया है डिटेल में। तो आप वहाँ से उस शॉर्ट्स को देख के भी कूलम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हो। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। समझ में आ रहा है। इंट्रिंसिक मतलब कि इंटरनल प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो। आपको इसके अलावा ये भी याद रखना है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। और चार्जेस याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ज के बारे में आपको और कुछ चीज़ें जानना है। जैसे कि सबसे पहला चीज़ जानते हैं, जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिस पे केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। तो सबसे पहला बात आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्लियर है क्या दोस्तों। चार्ज जो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट, चार्ज जो है दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। दूसरा होता है हमारा निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता कब है किसी बॉडी पर, अगर हम वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लें उस बॉडी से, या फिर उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दें, तो उस पर चार्ज आ जाता है। समझ में आ रहा है। ये एक बॉडी है, अगर इस बॉडी से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो यहां पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वहां पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा, या फिर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दें तो वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको। तो किसी पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या, वहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज है मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि दो तरीके का चार्जेस होता है। नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखना है, सेम तरह के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, लाइक चार्जेस जो होता है वो क्या करता है, रिपेल ईच अदर, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम तरीके के चार्जेस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। क्या करेंगे बच्चों, रिपेल। अगर एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है तो ये सेम चार्जेस हो गया ना, ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करते हैं और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, मतलब फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं इसके बारे में। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रहा हूं। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब एक पैकेट के फॉर्म में होता है। इसको डिटेल में समझेंगे अभी। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और क्या क्वांटाइज्ड होगा, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मतलब कि जो चार्ज होता है Q, ये होता है n e के बराबर। n का वैल्यू जो होता है ये 1 2 3 ऐसे इंटीजर होगा, और e का वैल्यू तो मैं बता चुका हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो चार्ज होगा, हम बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस केस में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये प्लस माइनस हो सकता है, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो सकता है, Ne के बराबर। क्लियर है बच्चों? तो ये बेसिकली है क्या, इसका मतलब क्या है, किसी बॉडी से अगर मैं सपोज करो इस बॉडी को मुझे चार्ज करना है, ये बॉडी हमारा, इसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने का मतलब क्या होता है, उस बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या फिर उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना। तो सपोज करो इस बॉडी से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस ई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा हो सकता है कि यहां से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो इस पर 2 प्लस ई आ जाएगा। 3 निकाल दे तो कितना आ जाएगा, प्लस 3e। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या फिर देंगे तो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन देंगे ना, कि आधा इलेक्ट्रॉन देंगे। समझ में आ रहा है? तो किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज हो सकता है वो कैसा हो सकता है, प्लस ई, प्लस 2e, प्लस 3e, ऐसा हो सकता है ना। या फिर ऐसा हो सकता है माइनस ई, माइनस 2e, माइनस 3e, ऐसा डैश डैश हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज ऐसा नहीं होगा प्लस 1/2e या फिर 3/2e, माइनस 3/2e, ऐसा नहीं होगा। ऐसा और ऐसा पॉसिबल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है? चार्ज के अलावा एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और मास भी क्वांटाइज्ड होता है, ये भी आप याद रख सकते हो। एनर्जी का क्वांटम क्या हो जाएगा, चार्ज का क्वांटम क्या है, E, मतलब E के मल्टीपल में होगा। चार्ज जो होगा वो E का क्या, कैसा मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वैसे ही एनर्जी का क्या होता है, क्वांटम कितना होता है, h न्यू। एनर्जी के लिए क्या होगा, h न्यू। ये हम आगे पढ़ेंगे, h न्यू। समझ में आ रहा है? और जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए क्वांटम क्या होता है, h/2π। और मास के लिए अभी तक डिफाइन नहीं है ना, कितना क्वांटम होगा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। अगला पॉइंट देखते हैं इस पे।
अगला क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये क्या बोलता है, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व है ना, इसका मतलब क्या है, कोई अगर आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो नेट चार्ज जितना होगा वो कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है। इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। सपोज एक सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, इसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई बाहर से कोई फोर्स इस पर लग नहीं रहा है। इसमें तीन बॉडी है, एक ये और ये एक ये। इसका जो चार्ज है +4 कूलम है, इसका जो चार्ज है -3 कूलम है, और इसका जो चार्ज है सपोज करो +2 कूलम है। अब हम क्या करते हैं, इसको ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इन तीनों बॉडी को कांटेक्ट में ले आते हैं, है ना, ऐसा करें कांटेक्ट में ले आते हैं। तो कांटेक्ट में लाने से क्या होता है, चार्ज इनका चेंज हो जाता है ना। यहाँ पर कुछ प्रोसेस हुआ सपोज करो और इनका चार्ज चेंज हो गया। पहले वाले +2 कूलम आ गया, दूसरे -1 कूलम आ गया, तो तीसरे में कितना चार्ज होगा। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना था, +4 +2 कितना हो गया, +6 +6 -3 कितना हो गया यहाँ पर नेट चार्ज। यहाँ पर नेट चार्ज कितना आ रहा है, +3 कूलम के। तो यहाँ पर भी नेट चार्ज कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, +3 कूलम। तो इन तीनों का चार्ज ऐड करने पर कितना आना चाहिए, +3 कूलम। तो ये +2 है, ये -1 है। मान लो इसका चार्ज है x, तो +2 -1 और +x बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो ये देखो 2 - 1 कितना आ रहा है, 1। तो 1 + x = 3 आ गया। तो x = कितना आ रहा है, +2 कूलम। मतलब इसका चार्ज कितना होगा, इस वाले का +2 कूलम। ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बनता है, इस छोटे से थ्योरी से भी क्वेश्चन बनता है, इस पॉइंट से भी। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर 6 में। अगर कोई चार्ज है, चार्ज को Q से हम लोग जनरली शो करते हैं, ये चार्ज है, ये चार्ज रेस्ट पर है। चार्ज कैसा है, रेस्ट पर, चार्ज इज रेस्ट। अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो वो चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेगा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सेकंड देखते हैं, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, चार्ज इज मूविंग। अगर चार्ज मूव कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन क्या है, 0। इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनएक्सिलरेटेड मोशन। क्या बोल सकते हैं, अनएक्सिलरेटेड मोशन। अगर इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका एक्सेलरेशन 0 हो, तो इस केस में ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, समझ में आ रहा है। लेकिन किसी तरीके का रेडिएशन ये एमिट नहीं करेगा। बट डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, बट डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। समझ में आ रहा है। अगर चार्ज रेस्ट पर होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो इस केस में वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
और किसी भी तरीके का रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। लेकिन तीसरा केस इसमें हो सकता है कि चार्ज मूव कर रहा हो, क्या मूव कर रहा हो, मूव कर रहा हो, है ना। लेकिन इस केस में इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। इस केस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन अगर कर रहा हो, एक्सेलरेटेड मोशन अगर कर रहा हो तो इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ एनर्जी भी ये क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक है, तो बोथ इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, बट ऑल्सो रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, बट वहां पर एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ वो एनर्जी रेडिएट करेगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या देखते हैं? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं चार्ज करने के। नेक्स्ट देख रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पहला तरीका होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्या करो, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करो। रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, बॉडी चार्ज हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं मतलब लिख नहीं रहा हूं, समझा दे रहा हूं। सपोज करो दो ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके, एक पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। अभी इनके ऊपर चार्ज नहीं है, ये पहला बॉडी है, दूसरा बॉडी है। इनको अगर हम लोग रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर है क्या दोस्तों? तो जैसे ग्लास रॉड को ना, ये ग्लास रॉड है, सपोज करो पहला वाला ग्लास का है, दूसरा है सिल्क है। इन दोनों को रब करते हैं तो इस वाले में प्लस चार्ज आ जाता है और इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से इस वाले में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अगला जो मेथड होता है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकेंड मेथड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें कुछ नहीं करना रहता, ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं, ये मेटल है, सपोज करो मेटल स्फीयर। अगर इसके कांटेक्ट में एक रॉड लाते हैं, ऐसा करके, समझ में आ रहा है, मान लो इबोनॉइट रॉड ला रहे हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो इस पे भी कुछ चार्ज ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर इसको हम हटा देंगे तो इस स्फीयर पे ऐसे चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप कर सकते हैं। अगर रॉड पॉजिटिव होता, उसको टच में लाते तो इस पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाता, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता। तो यहां पर क्या करना है, बाय कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे तो उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखते हैं थर्ड जो तरीका होता है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन?
थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं होती है ना, नो कांटेक्ट रिक्वायर्ड। सपोज करो ये स्फीयर है, यहां पर हम एक रॉड ला रहे हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा ये, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इधर, तो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे तो इधर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कांटेक्ट पे नहीं ला रहे हैं ना, दूर से ही रख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस साइड जमा हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस साइड क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करो आप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ये स्फीयर है, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इस साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दो, अर्थ से, अर्थिंग भी बोल सकते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा इस साइड का। अब इसको हटा दो तो इस स्फीयर में क्या आ जाएगा, इस स्फीयर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस स्फीयर में जैसे आपने नेगेटिव चार्ज डेवलप किया है, ऐसे ही आप पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप कर सकते हो। तो आई होप आपको चार्ज का पूरा कहानी समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। क्लियर है? बहुत सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में चार्ज के बारे में सीखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।